दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैंपस के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी, जब दोनों आदमी का उम्र 13 वर्ष था, तो उस समय दोनों की शादी हुई और उससे क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास जैसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा गांधी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर वकालत यानी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड गए और 1889 से 1891 तक उन्होंने वकालत की शिक्षा पूरी की। 1892 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी ने महात्मा गांधी से एक मुकदमा की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका चलने को कहा। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के कहने पर। वहां उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा गोरे और काले के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार को देखा। महात्मा गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया की ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो पेरिसबर्ग नामक स्टेशन पर उनके सामान को ट्रेन से जबरन फेंक दिया गया। उनका प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उनको सीट पर बैठने से मना किया गया। बाद में महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। अभी बच्चों, हम लोग महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 1903 में गांधी जी जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो बच्चों, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में हुआ। जब भारत में सत्याग्रह की बात होगी तो आगे हम पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। लेकिन महात्मा गांधी का जब प्रथम सत्याग्रह पूछा जाए तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1906 में जोहान्सबर्ग में हुआ। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। यह दिन इतना महत्वपूर्ण है 9 जनवरी कि आप लोगों को पता है कि उस दिन अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि गांधी, आप लोगों के बीच जाइए। उनके प्रेरणा से महात्मा गांधी अब लोगों के बीच घूमने फिरने लगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस समय महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, वह प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो महात्मा गांधी मान रहे थे कि यहाँ अंग्रेज जो हैं भारतीयों को मदद करने वाले हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को वे सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित करने लगे। इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जब कांग्रेस के
अधिवेशन में थे तो उनको बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने बिहार के किसान की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि बापू, आप एक बार चंपारण आइए, यहाँ के लोगों के ऊपर तीन कठिया प्रथा का यानी नील की खेती का जबरन भार दिया गया है। यानी यहाँ तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है कि 1 एकड़ में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तत्पश्चात गांधी जी 1917 में चंपारण आए और यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया। आगे गांधी जी 1918 में अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया। अहमदाबाद मील मजदूर को बोनस के नाम पर कुछ कठिनाई थी, इसके लिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया। अब स्थिति ऐसा है, अब जब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों को कुछ मदद करेगा। जैसा कि उन्होंने आश्वासन किया था कि यदि मैं युद्ध में जीत जाता हूं तो भारतीयों को मदद करूंगा, लेकिन हुआ उल्टे, उनके ऊपर रोलेट एक्ट यानी काला कानून लाया गया। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया, जिसे काला कानून कहा जाता है। इस कानून में शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था और उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न वकील किया जा सकता था। क्योंकि यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। लेकिन हुआ क्या, अमृतसर पंजाब के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जालियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी। उस जनसभा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जनरल डायर की सेना ने बिना कुछ कहे उस बाग को घेर लिया और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली की फायरिंग की। एक तरह से ऐसा हृदय विदारक स्थिति हो गया कि वहां खून की नदियां बहने लगी। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसका विरोध किया। आगे बच्चों, खिलाफत आंदोलन 1920 से 1922 के बीच खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने चलाया। इसका भी कारण था कि तुर्की के खलीफा जो थे, जो कि इस्लाम धर्म के धर्मगुरु माने जाते थे, लेकिन उनके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने तरह तरह के अत्याचार किए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए इस आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को चलाया। अब अगला आंदोलन गांधी जी का है असहयोग आंदोलन। बच्चों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, लेकिन इस आंदोलन के भी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, डॉक्टर एनी बेसेंट आदि विरोधी थे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि आप लोग यदि सहयोग करें तो यह आंदोलन सफल होगा। लेकिन गांधी जी इस आंदोलन को
और अहिंसा के मार्ग पर चलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि इस आंदोलन में किसी का खून नहीं बहे। लेकिन 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी उग्र हो गए और गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी ने थाने में घुसकर आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही की जलकर हत्या हो गई। परिणाम स्वरूप गांधी जी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। पूरा देश देखता रह गया। इससे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट इत्यादि सहमत नहीं थे। बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में कर लिया, जिसका उद्देश्य गांधी जी के विचारधारा से मेल नहीं खाता था, जिसका उद्देश्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना था। लेकिन बाद में 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बच्चों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 79 सहयोगियों के साथ 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उन्होंने अपने आश्रम से चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन इतना सफल हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। आगे 8 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुई। यानी यह समझौता के आधार पर जो भारतीय जेल में बंद थे, जिनके ऊपर हत्या का कोई जुर्म नहीं था, उनको छोड़ दिया गया। उनका सामान जो कुर्क कर लिया गया था, यानी कुर्की जब्ती के तहत जो जब्त कर लिया गया था, वह सामान वापस लौटा दिया गया। तो इस तरह 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा दिया और यह आंदोलन भी काफी सफल हुआ। लेकिन 9 अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी और कांग्रेस के जो अन्य नेता जैसे राजेंद्र बाबू थे और जो महत्वपूर्ण नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया। तो महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया। बाद में 1944 में गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों के वजह से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, तो इस तरह महात्मा गांधी का भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को आजाद कराने में काफी अहम योगदान है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन एक दुख की घटना कि देश का बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से 30 जनवरी 1948 को
प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोली मार दी और गांधी जी स्वर्ग सिधार गए। तो बच्चों, आज का प्रकरण का मेरा मुख्य उद्देश्य कि आप ऑब्जेक्टिव बेसिस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो या आप 8th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सबों के लिए आज का प्रकरण महात्मा गांधी काफी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, हमको लगता अच्छा लगा होगा।